आज सुनिए शिवानी जी के लिखे हुए उपन्यास 14 फेरे का 9वां तथा अंतिम भाग। दिल्ली से मुझे कुछ खरीदारी भी करनी है। सोचता हूँ तुम्हें पहले कलकत्ता गौर मोहन के पास छोड़ दूंगा। मैं अकेली जा सकती हूँ पापा, आप दिल्ली हो आइए। अहिल्या नम्रता से कर्नल के प्रत्येक कठोर आदेश के आघात को झेल रही थी। एक सेकंड यहाँ कार रोकेंगे पापा, मुझे किसी से मिलना है। अहिल्या उसी टूटे जंगल वाले मकान के पास कार खड़ी करवा कर उतर गई। संध्या के आवरण में छिपा बंगला उतना भयावना नहीं लगा था। आज खंडहर से बंगले के अहाते में उसी टूटी कुर्सी पर जैकी की नानी अपने ठूंठ से नाखूनों पर पॉलिश कर रही थी। अहिल्या को टेढ़ी काक दृष्टि से देखकर उठकर गेट तक आ गई। बहुत दिनों बाद उसके बंगले में किसी की कार आकर खड़ी हुई थी। आओ आओ, मिसेस डटा तो परसों ही चली गईं। मैंने तो बहुत कहा एक बार इलाज जमकर करा लो, पर मानी नहीं। ये बीमारी क्या सहज में पल्ला छोड़ती है? ठीक है, मुझे उन्हीं से मिलना था। कार आई, इजेबेल, डिक्की, जॉर्जी, कार आई। मोटर गाड़ी, जल्दी आओ। एक सिर मुंडा रंग उड़ी नीली जीन की हाफ पैंट पहने 7-8 साल का एंग्लो इंडियन लड़का अपनी बहन और भाई को चीख चीख कर बुलाने लगा। देखते ही देखते उस घिनौनी बस्ती के बिना बाप के आधे दर्जन बच्चों ने अहिल्या की मोटर को घेर लिया। 2-3 साहसी दुर्दांत लड़के कार की हेडलाइट पर बड़े स्नेह से हाथ फेरने लगे। एक उचक कर मडगार्ड पर बैठ गया। इजेबेल अपनी बहती नाक को सुड़कती कार के कांच से सटाकर कर्नल को घूरने लगी। ऐसी गंदी बस्ती में तुम्हें किससे मिलना था? ए छोकरी, हट भाग। कर्नल ने झल्लाकर कार स्टार्ट कर दी। हड़बड़ा कर मडगार्ड से दंदनाते एंग्लो इंडियन लड़के जमीन पर टपकने लगे। आखिर कौन है ये मिसेस डटा? पर अहिल्या मौन बैठी रही। पिता के प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कर्नल ने अहिल्या के अकेली कलकत्ता जाने के प्रस्ताव का समर्थन न किया। स्पष्ट था कि वो अब उसे अकेली छोड़ने में विश्वास नहीं करता था। गौर मोहन बाबू की देखरेख में उसे छोड़कर वो दिल्ली चला गया। उतने बड़े बंगले में तुम अकेली कैसे रहोगी? मैंने गौर मोहन से कह दिया था, तुम्हें उसके यहाँ 3-4 दिन ही रहना होगा। गौर मोहन काका के यहाँ अहिल्या कई बार पहले भी रह चुकी थी। उनके विराट जमींदारी प्रासाद का एक एक कमरा उसका जाना पहचाना था। रसोई घर के दालान में बैठकर बीसियों नौकरानियां बड़ी बड़ी रोहू मछलियां साफ करती काँव काँव मचाए रहती थीं। एक और बहुत बड़ी सी कढ़ाई में केसर इलायची पड़ा दूध औटता रहता था। एक बहुत बड़े हॉल गौरमोहन बरुआ का दीवान खाना और ऑफिस था। उसी में गाँव तकिया लगाकर गौरमोहन लाखों का वारा न्यारा किया करते थे। मिनट मिनट में उनकी मुँह लगी दासी चोखेर बाली अर्थात आँख की किरकिरी पान के सजीले बीड़े रख जाती थी। पेचदार गुड़गुड़ी में लखनऊ का अंबरी तंबाकू भर पानी के बदले गुलाब जल की कश खींचकर गौरमोहन काका गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते तो अहिल्या को बड़ा अच्छा लगता। पर अब उनकी जमींदारी के वैभव का सूर्य अस्त प्राय था। बड़े रसोई घर का चूल्हा तोड़ ताड़ कर पार्टीशन डाल 2 कमरे निकाल दिए गए थे। उसी में एक और किचन और बाथरूम बनाकर फ्लैट नुमा रूम देकर उसे किराए पर उठा दिया था। पुराने नौकर दरबान सब हटा दिए गए थे। दीवान खाने में एक बड़ी सी बिलियर्ड टेबल अब भी कोने में पड़ी थी, पर गौरमोहन बाबू के फिरंगी दोगले नाती नातिनियों ने उसका कपड़ा चीर चार कर एकाकार कर दिया था। दुलाल उन दिनों पिता के पास ही कुछ दिन के लिए चला आया था और उसी व्यक्ति की उपस्थिति से दूर रहना चाहती थी अहिल्या। पिता से चाबी लेकर वो सीधे नंदी ही पहुंच गई। नोनी बाला को चांदी का टी शर्ट चुराते कर्नल ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी से उसे उसके दरबान सहित छुट्टी दे दी गई थी। पुराने महाराज, बटलर और माली को छोड़कर बंगले में कोई भी नहीं था। एकांत 2 मंजिले कमरे में पहुंचकर अहिल्या को बड़ी शांति मिली। 3-4 दिन बाद कर्नल लौट आया। उसके विवाह का आयोजन उसने बड़े आडंबर सहित आरंभ कर दिया था। थोड़े दिनों में सोना अप्राप्य हो जाएगा, इसी से कुछ गोल्ड बार खरीद लाया हूँ। सोने की कई लंबी लंबी छड़ें उसने सूटकेस से निकाल कर बिस्तर पर डाल दी। ये स्टड का सेट मेरा एक मित्र हांगकांग से स्मगल कर लाया था। सोचा सर्वेश्वर डिप्लोमेट आदमी है, ऐसी चीज़ों की कदर करेगा। काली मखमली डिबिया से हीरे के बटन जुगनू से चमकने लगे। वहीं का कुछ सिल्क और जॉर्जेट भी मिल गया। खेमचंदानी बड़े काम का आदमी है। उसकी लड़की हांगकांग, मलाया, सिंगापुर जाती रहती है। उसी से सामान मंगवाया करता है। ये जॉर्जेट तुम अपने लिए रख लो, तुम्हारी ससुराल ये सब नहीं पसंद करेगी। पहाड़ी औरतों की पसंद को मैं पहचानता हूँ। व्यंग से अचानक कर्नल का स्वर तीखा हो गया। वे तो साड़ियाँ हाथ में लेकर उसका रेशम तौलेंगी, उनके लिए यहीं से रेशमी साड़ियाँ खरीद लेंगे।
कई बैजनी गुलाबी और धानी फूल सी हल्की साड़ियाँ उसने उठाकर अहिल्या की ओर डाल दी। एक चीज़ और मिली है। उसने अपनी आवाज़ एकदम अवरोह की सीढ़ियों पर उतार दी। कह रहा था 4,000 की खरीद है। नैनीताल में किसी रानी ने मिट्टी के मोल बेच दिए थे। खेमचंदानी हाल ही में नैनीताल गया था। वहीं किसी क्लब में सुना ऐसा काम चलाओ नीलाम होता रहता है। किसी तरह बेच नहीं रहा था, पर मेरा दोस्त है, जब मैंने कहा कि मेरी लड़की की शादी है तो कहने लगा अच्छा ले लो, जैसे तुम्हारी लड़की वैसी मेरी। 4,000 के बदले मैंने 5,000 दे दिए, पर चीज़ भी तो ऐसी ही है। सूटकेस की एक चोर जेब से कर्नल ने एक और डिबिया निकालकर उसका बटन दबा दिया। हीरे के कर्ण फूलों की अनुपम जोड़ी निकालकर उसने हथेली पर रख ली। अभी बहुत सा गहना तेरी माँ का भी बैंक में पड़ा है, निकलवा कर देखना होगा। फर्नीचर के लिए मैंने खेतान फर्नीचर्स को कहा है, पर सर्वेश्वर बड़ा स्पष्टवादी है। उसने मुझे लिखा है कि वो प्रायः ही एम्बेसी में रहेगा, वहाँ उसे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहता है आपको यदि शिष्टाचार बरतना ही है तो स्टील का फर्नीचर ही दीजिएगा। सोच रहा हूँ स्पेशल ऑर्डर देकर बनवा लूँगा। कार फ्रिज का प्रबंध सब गौरमोहन पर छोड़ दिया है। रहीं और छोटी मोटी चीज़ें, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम स्वयं सब देख लोगी। कटक के किसी प्रसिद्ध सुनार को माहवारी मोटे वेतन पर कर्नल एक प्रकार से बुर्के में बंद करके रखता था। रात रात को पिछवाड़े के अंधेरे कमरे में 100 वाट का बल्ब जलाकर बेटी के विवाह के गहने गढ़ता था। गोल्ड कंट्रोल को छलने के लिए कर्नल के पास एक से एक बढ़कर साधन थे। पूरी कोठी की कलर स्कीम बदली जा रही थी। शांति निकेतन के एक किसी छात्र को बुलाकर पूरे बरामदे में टेराकोटा किया जा रहा था। हर छत को पीले, गुलाबी और आसमानी स्प्रे वर्क से रंग दिया गया था। जयपुर के कारीगर लॉन में शिव की एक भव्य मूर्ति के निर्माण कार्य में व्यस्त थे। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि निकट आ रही थी, कर्नल का उत्साह बढ़ता जा रहा था। कहाँ से शहनाई वादक आएंगे, कहाँ से सबसे बढ़िया आलमगीर शामियाना मंगवाया जा सकेगा, यही सोचने में उसका पूरा समय बीत गया था। अहिल्या पिता के किसी कार्य में योगदान नहीं देती थी। कभी निमंत्रण पत्र के विभिन्न डिज़ाइन ले कर्नल उससे पसंद करवाने आता, कभी निमंत्रण पत्र किन्हें भेजा जाएगा उनकी सूची बनवाने। अहिल्या हाँ हूँ में उत्तर देकर फिर मौन बैठी रहती। कर्नल पुत्री की उदासीनता देखकर बुरी तरह झुंझला उठता। हद है, सिवाय हाँ हूँ के तुम्हें कुछ नहीं कहना है। एक सर्वेश्वर है, पराया लड़का है, फिर भी हफ्ते में 3-3 चिट्ठियाँ लिखकर मुझे गाइड करता रहता है, और एक अपनी औलाद है कि अभी से पराई हो गई। विवाह के थोड़े से ही दिन रह गए थे। जनवासे का प्रबंध कर्नल के गार्डन हाउस में प्रायः हो चुका था। बारातियों के लिए 3 प्रकार के भोजन का मेनू तैयार कर टाइप कर दिया गया था। एक लिस्ट कुमाऊं के शिखा सूत्र का विशेष ध्यान रखने वाले पांडे, पंत, जोशियों के लिए थी। पूड़ी, कचौड़ी, रायता, चोखे आलू, अचार, मुरब्बा आदि। दूसरे उनसे कुछ कम आचार विचार के बारातियों के लिए, और तीसरे प्रकार के भोजन की व्यवस्था थी एकदम साहबी बारातियों के लिए। तंदूरी मुर्ग से लेकर चंडू खाने की सुव्यवस्था अहमद को सौंपकर भी कर्नल निश्चिंत नहीं हो सका। रंगीन आतिशबाजियों के लिए कलकत्ता सदा से प्रसिद्ध रहा है, पर कर्नल सब चीज़ें सर्वथा मौलिक चाहता था। एटम बम और रंगीन मेहताब में भी कुछ कलात्मक नवीन प्रयोग के आदेश देकर उसने 300 की आतिशबाजियां ही बनवा लीं। खेमचंदानी ने अपने विदेशी आसव का स्मगल किया, पूरा खजाना लाकर उसके चरणों में समर्पित कर दिया। बड़े बड़े नक्काशीदार 2 पलंगों को मखमली तोशक और रेशमी रजाइयों से लाद कर उसने एक कमरे में सजा दिया। बड़ी कठिनता से वो रूठी सुभद्रा को मनाकर आने के लिए राजी कर पाया था। दद्दा स्वयं सुभद्रा को लेकर 15 को पहुंच रहे थे। तीनों भतीजे भी आ रहे थे। अहिल्या के मामा मामी को उसने केवल शिष्टाचार के नाते पत्र लिखकर न्योता दिया था। उन सबके आने के पूर्व वो उन्हें अपने वैभव और सूरज का परिचय देने को व्याकुल हो उठा। उसकी प्रभुता का मद उसे रह रहकर उकसा रहा था। कन्यादान के कमरे में नित्य बिजली के तेज बल्ब लटकाकर वो स्वयं मुग्ध होकर अपनी पुत्री के दहेज को देखता रहता। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक असंख्य उपहार जगमगा उठते, फिर भी उसे तृप्ति नहीं थी। अहिल्या बसंती और धरणीधर के पत्र की प्रतीक्षा में विवल हुई जा रही थी। बसंती नहीं आई तो वो क्या करेगी? अभी तक उसे ये नहीं लग रहा था कि उसके विवाह की तिथि सिर पर चढ़ी आ रही है। दौलत की माँ की मृत्यु हो गई थी, रैक्सी भी वहीं था, अमिता कृष्णनगर चली गई थी। अहिल्या दिन पर दिन पीली पड़ती जा रही थी। एक अजाने भय से वो स्वयं सिहर उठती। उसे पूरी आशा थी कि ताई के साथ ही बसंती भी अवश्य चली आएगी, पर कार से ताई और ताऊ अकेले ही उतरे
तो वो उदास हो गई। बाहर आकर उसने ताऊ ताई के पाँव छुए। बसंती नहीं आई ताई? कहाँ से आती बेटी? वो कांकती कराहती टेढ़ी आंखों से कलकतिया वाले देवर का वैभव देखकर दंग थी। चल भीतर तब बताऊं। घर तो तुम्हारा महल है पूरा। क्यों री, सब तुम्हारा ही है? साड़ी को घुटनों तक उठाकर ताई थमक कर खड़ी हो गई। हाँ हाँ बोचियो, सब तुम्हारा है, कर्नल ने हंसकर कहा। चलो भीतर चलकर सुस्ता लो, फिर संभालो सब कामकाज। मुझसे तो कुछ नहीं होने का। और क्या लला, मजाक है बिटिया का बाप बनना? और फिर तुम्हारे समझाने वाले तो मेरे देखे हैं, बड़े साहबी दिमाग वाले हैं। सबका हाथ मुंह धुलवाना पड़ेगा। कर्नल के समधी को वे अभी क्षमा नहीं कर पाई थी। आने तो दो ससुर को, देखो कैसी कैसी गालियां गाती हूँ। भीतर जाकर सुभद्रा आंखें फाड़ फाड़ कर अपना कमरा देखती रही। जैसे मोटे रेशम के पर्दे लटक रहे थे, वैसे रेशम का लहंगा तक वो बसंती को नहीं दे पाई थी। जहाँ देखो वहीं झकाझक बिजली के लट्टू लटक रहे थे। चादर ऐसी सफ़ेद और चिकनी थी कि अपने पहाड़ की बेवाई से फटे पैर रखने में भी सुभद्रा को झिझक हो रही थी। और अहिल्या को तो देखकर लग रहा था कि छोकरी का रूप फटा पड़ रहा है। ठीक ही तो है, ऐसी कन्या को देखकर धूर्त शिरोमणि के लोभी मुख में पानी क्यों नहीं बढ़ता। ईर्ष्या से एक फुफकार सी जहरीली सांस छोड़कर वो बिस्तर पर बैठ गई। देवर का वैभव देखकर उसके हाड़ मज्जा तक जल भुनकर खाक हो गए। ताई, आपके लिए पक्का खाना लगवा दूं? हमारा महाराज तो खाली धुली धोती पहनकर खाना बनाता है, बुला दूं? अहिल्या ताई को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रख रही थी। अरे कुछ भी बनवा ले, बस दही में आटा मारने को कह देना। तेरे ताऊ जरा नमक मिर्च मंदा खाते हैं। अहिल्या महाराज को रसद निकाल कर दियाई, फिर ताई के पास आकर बैठ गई। वो उसे ताई रूप में कम मानती थी, बसंती की माँ के रूप में अधिक। ताई, बसंती क्यों नहीं आई? आपने कुछ बताया ही नहीं। अब क्या कहूँ बिट्टू। ताई की पहाड़ सी छातियाँ सांसों के भूकंप से डोल उठी। राजू के मरने की खबर आई थी, सबने श्राद्ध 13वीं भी मना ली। आज कोई 20 दिन हुए भैया के पास तार आया कि चीनियों ने जो कैदी छोड़े हैं उन्हीं में वो भी मिल गया है। भागते भागते दिल्ली गए, कहाँ कहाँ दौड़ धूप की। पता लगा 5-10 दिन में पहुंच जाएगा। आ तो गया, भगवान करे अब उसके पैर में कांटा भी न गड़े। पर सुना बहुत बीमार रहा, हड्डी हड्डी रह गया है। छाती में गोली लगी थी, उसी का एक आध टुकड़ा कहीं रह गया है। कुछ दिन दिल्ली रहा, फिर बसंती के दूल्हा ले गए लखनऊ। फिर उसने रट लगा दी कि दादी के पास जाऊंगा, अब वहीं है। बसंती धरणीधर की चिट्ठी आई थी, अब पहले से बहुत अच्छा है, पर सुना अभी भी टुकड़ा निकला नहीं है। मैंने तो भतेरा कहा वसली से कि तू भी चल, मुझे तो सहारा हो जाएगा, पर छोरी मानी नहीं। ताई के खान पान और रहने की व्यवस्था का स्मरण अहिल्या एकाएक भूल गई। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समाचार को उसने कभी भी सत्य मानकर नहीं स्वीकार किया था, वो सचमुच लौट आया था। किंतु उसके प्रत्यावर्तन का उसके लिए अब क्या महत्व था? एक बार भी उसने स्वप्न में उसके सामीप्य की कामना की होती तो वो दहकते अंगारों में भी कूद सकती थी। एक बार भी उसे पाने के लिए बाहें फैलाई होती तो वो स्वर्ग के सिंहासन से भी भागी आती। किंतु वो क्यों उस व्यक्ति के लिए व्याकुल होती थी? कौन लगता था वो उसका? रात भर वो अपने बिस्तर पर छटपटाती रही। वो क्यों लौट आया? जिसके लौटने की उसने मन ही मन न जाने कितनी मनौतियां मान डाली थी, उसी के लौटने पर वो क्षुब्ध क्यों हो उठी थी? ताई के आते ही विवाह की तिथि का सामीप्य और भी समीप लगने लगा। न जाने कितने पीढ़े और पटले उन्होंने पीले रंग से रंग डाले थे, और न जाने कितनी धोतियाँ। अपनी ही उमंग में संस्कार गीत गाती ताई कभी कुछ काम फैला लेती, कभी कुछ। अहिल्या की मामी का ऑपरेशन हुआ था, इसी से वे नहीं आ पाई थीं, पर उनके सरल स्वभाव के मामा अपना पिछला समग्र वैर भाव भुलाकर भांजी के लिए पूरा भात लेकर आ गए थे। अहिल्या को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उनकी लाडली बहन नंदी की पुत्री का स्नेह ही उन्हें कलकत्ते तक खींच लाया था। उसे देखकर अपनी तापसी बहन की स्मृति उन्हें विवल कर गई। आज बहन होती तो क्या उनको सामान्य से शिष्टाचार का अर्थ देकर ही टाल देती? अहिल्या अधिकतर अपने कमरे में बैठी रहती। चाबियों का गुच्छा उसने ताई को सौंप दिया था, और उस गुच्छे के ताई के कमर में लटकते ही ताई के कठोर स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था। अपना पूरा भंडार जब लल्ला ने इतनी आत्मीयता से सौंप दिया तो वे क्या पराई गाय को गोदान कर डालें? हलवाई रसद मांगता तो वे तौल तौल कर हर छटंकी का लेखा जोखा रखती। कल ही तो इतनी चीनी ले गया था, क्या हुई? बालूशाहियों में कहीं इतना मोयन पड़ता है? बूंदी के लड्डू में बादाम पड़ते तो उसने कहीं नहीं देखे। फिर इतने बादाम का क्या होगा? क्या चक्की में पीसे जाएंगे?
घर की मालकिन आज तक नहीं थी, इसी से मेरे लल्ला को लूटते रहे हरामखोर। अब मैं देख लूंगी एक एक को, वो अपने पति से कहती और अपने कमरे में पड़ी पड़ी अहिल्या सुनती रहती। जिस ताई को देखकर कभी उसके हाड़ जल उठते थे, वही ताई उसे अब न जाने क्यों बहुत भली लगने लगी थी। उसके सीने में सिर रखकर वो सब कुछ कहने को व्याकुल हो उठी। ताई की आग उगलती जबान ऐसी आग उगलती थी जो दहकती थी, जलाती नहीं थी। जितनी शीघ्रता से उन आंखों में ईर्ष्या की लाली के डोरे तनते, उतनी ही तीव्रता से वे वात्सल्य की स्निग्धता से तरल भी हो उठती थीं। ताई का स्वभाव स्वार्थी था, किंतु उस स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे जानबूझकर कभी किसी का गला काटना नहीं जानती थीं। अहिल्या को अकेली देखकर रात को सब काम निपटाकर ताई उसके कमरे में पहुंच गई। अंधेरे कमरे में मुंह लपेटकर अहिल्या औंधी पड़ी थी। ले मरी, ये भी कोई तरीका हैगा? होने वाली दुल्हन खस केसर चंदन का उपटन करे है, ये मरी ऐसे पड़ी है जैसे सांप सूंघ गया हो। क्यों री, क्या जी ठीक नहीं है, या मायके का मुंह अभी से सता रहा है? बड़े प्यार से अहिल्या का चेहरा उठाकर ताई ने अपनी ओर फिराया। अहिल्या बुझी बुझी सी पड़ी थी। ताई का स्पर्श पाते ही अहिल्या हड़बड़ा कर उठ बैठी। बिट्टो, बड़े लाड़ से ताई ने उसे अपनी गोदी में खींच लिया और उसके रूखे बालों में उंगलियां फेरने लगी। एक बात पूछूं? क्या ताई? देख बिट्टो, जैसे मेरी वसली ऐसी तू। सच बताना, इस शादी से क्या तू खुश नहीं है? अहिल्या झूठ नहीं बोल सकी। अपनी आंखों को पलंग की पाटी पर गड़ाए चुप रह गई। ताई को उनका मनचाहा उत्तर मिल गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने बमगोला फिर फेंका। हमारी वसली के रिश्ते की बात इनसे चली थी। सुना लड़के को वसली पसंद भी थी, पर इन्हें रिश्ते से अधिक चिंता थी पोटली की। जानते थे कि क्या पिद्दी का झोल, क्या हमारी हैसियत थी और क्या हम दे पाते। कई दिनों तक अला फला कहते हमको टहलाते रहे और एक दिन टके सा जवाब दे दिया। खैर, ईश्वर तुझे सुखी रखे। एक बेटी नहीं तो दूसरी सही, पर तुझे देखकर तो मैं हैरान हूँ। इतना दुख किस बात का ले लिया है तूने? शादी ठहरने पर तो लड़कियां फुरमती फिरती हैं। कुछ नहीं ताई। अहिल्या आंख उठाकर ताई की ओर देख नहीं पा रही थी। वसली की चिट्ठी आई है आज। अब तो राजू पहले से बहुत अच्छा है, कमरे में थोड़ा बहुत चल फिर लेता है। अम्मा का अभी भी वही हाल है। सुना तेरी ही रट लगाए हैं कि मेरी बहू को बुला दो। बेटा तो आ गया, बहू भाग गई। न जाने कहाँ से उसे वो सनक लग गई। एक गहरी सांस खींचकर सुभद्रा ने कुशल मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अहिल्या को बीन दिया। उसका चेहरा देखकर संशय के लिए कोई स्थान नहीं रहा। धरणीधर ठीक कह रहा था। उसकी अपनी लड़की तो बम बोले भोलानाथ थी, पर दामाद था हीरे का टुकड़ा। कलकत्ते से लौटते ही राजू का चीनियों की कैद में होने का समाचार आया तो धरणीधर ने कहा था, अम्मा जी, आप अभी भी हमारी सालीजू से राजू के रिश्ते की बात चलाइए। सर्वेश्वर जाए भाड़ में, एक ही बदनामी तो होगी कि लगा लगाया रिश्ता तोड़ दिया। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर हमारी साली जू ने इस रिश्ते को नामंजूर किया तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। वसली छोकरी ने हंसी मजाक में यह कहकर बात उड़ा दी थी। हाय राम, मूछों में एक बाल नहीं और मुड़वाएंगे क्या खाक पत्थर? इतना अच्छा लड़का कक्का को मिला है और कैसी घर फुक्का राय दे रहे हैं। ठीक कह रहा था धरणीधर। आखिर डॉक्टर आदमी है, दिन रात चीड़ फाड़ कर आदमियों के दिल फेफड़े देखता रहता है। राजू का नाम लेते ही छोकरी कैसी लाल पड़ रही थी, जैसे ब्याह की दुल्हन हो। अहिल्या, ताई ने अपना अमोघ अस्त्र चलाया। सच सच बताना बिट्टो, मैं तेरी माँ से बढ़कर हूँ। राजू से तेरा ब्याह कर दिया जाए तो कैसा हो? नहीं ताई, कैसी बात कर रही हो? वो प्रस्ताव मात्र से सिहर गई। निमंत्रण पत्रों में सर्वेश्वर के साथ उसका नाम गूंथकर मुंशी जी न जाने कहाँ कहाँ को भेज चुके थे। सर्वेश्वर को भेजी पन्ने की अंगूठी की सील मोहर उसकी अंगुली पर कब की लग चुकी थी। तीसरे दिन उसकी बारात पार्टी कलकत्ता पहुंच रही थी। न जाने कितने ट्रंक कॉल आ चुके थे। किस स्टेशन पर उन्हें सुबह की चाय मिलेगी, कहाँ पर दूल्हे राजा जलपान करेंगे, उनके विदेशी मित्रों के लिए क्या विशेष प्रबंध होगा, आदि आदि। अहिल्या बेटी, ताई अचानक उठ गई। मन का मेल ना हो तो शादी ब्याह जिंदगी भर का पाप है। अपनी माँ को देख, आज अभागी होती तो क्या न चाहने पर भी तुझे जिस किसी के गले ढोल सा बांध दिया जाता। धरणीधर ने मुझसे कहा था, अम्मा अहिल्या को यहाँ भेज देना, फिर मैं निपट लूँगा। पर तू क्या मोम कांच की गुड़िया है जो जहाँ चाहे गोदी में उठा कर ले जाए? पर मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 3 दिन में आदमी चाहने पर आजकल 7 समुद्र पार भी उड़ सकता है। देख बिट्टू,
ताई ने अपनी भूधर सी देह को अहिल्या के पास सटा लिया। मेरे पास कुछ रुपए धरे हैं, तू कल चुपचाप चली जा। एक बार तेरे फेरे फिर जाएंगे, फिर क्या डर? बदनामी होगी यही ना, होने दे। इस ऊंचे ब्राह्मण कुल में जाकर किसी बहू की आज तक बदनामी नहीं हुई। तू चली जा, मैं सब भुगत लूंगी। नहीं ताई, नहीं नहीं। अहिल्या के हृदय की दुर्बलता उसके अंग अंग में व्याप्त हो गई। ताई लौ स्तंभ सी अडिग खड़ी रही। पगली लड़की, जब तू ही नहीं ताई करती रहेगी तो फिर किसे हिम्मत रहेगी? तू सोचती होगी कि ताई को कुछ पता नहीं। अरे ऐसी भोली नहीं है ताई। तू क्या सोचती है, मैं सर्वेश्वर के साथ तेरे फेरे देखने आई थी। पीढ़े रंगती थी, मिठाई बनवाती थी और बार बार मेरा मन यही कहता था, सुबद्धो, ये प्यार नहीं होने का। जो काम हाथ में लूं उसी में दाईं आंख फड़के है। कभी मरी नाक छींकों से फटी पड़े है। ले उठा, हाथ मुंह धो और ले ये रुपए संभाल। अपने बाप की बेटी होगी तो कल इस घर में तुझे न देखूं। ताई ने दाएं बाएं अहिल्या के कान में अपना सिद्ध मंत्र फूंक दिया। दूसरे दिन अहिल्या चाय की मेज पर नहीं आई। क्या बात है, अहिल्या नहीं है आज? कर्नल ने कहा तो ताई बोली, सुबह कहीं घूमने चली गई लल्ला। कह रही थी कि किसी सहेली से मिलने जाना है। दिन भर कर्नल शामियाना, बैंड और शहनाई की उलझनों में उलझा रहा। दिन डूबे घर लौटा तो सुभद्रा बरामदे में बैठी जोर जोर से रोने लगी। क्या हो गया बोज्जू, खैरियत तो है? घबरा कर कर्नल जमीन पर ही बैठ गया। ये देखो, तुमसे हमेशा कहती थी लल्ला, लड़कियों को बहुत पढ़ाना ठीक नहीं। अब क्या मुंह दिखाओगे समधी को? कुर्सी पर बुत से बैठे पति की गोद में गुड़ी मुड़ी एक चिट्ठी उठाकर सुभद्रा ने कर्नल की ओर फेंक दी। धीरे धीरे बोज्जू। कर्नल नजदीक आकर बोला, कुली सब तुम्हें ही देख रहे हैं। कब तक गू ढकोगे लल्ला? छोकरी तो तुम्हारी मूछें नीची कर गई। सुभद्रा सुबकती जा रही थी। अहिल्या की ही चिट्ठी थी। पापा मुझे क्षमा करें, मैं किसी भी तरह से विवाह के लिए अपने चित्त को राजी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोई चेष्टा न करें। अहिल्या। पहले कुछ देर तक कर्नल क्रोध से बौखला गया। कनपटियों पर उसका बढ़ता हुआ रक्तचाप अपने कड़े हथौड़े चलाने लगा। पर वो अब क्या करेगा? बारात चल पड़ी होगी। समधी को, सर्वेश्वर को वो क्या कहकर समझाएगा? अहिल्या को कहाँ कहाँ ढूंढे? वो बेंगलोर भी भाग सकती थी। अपनी माँ के पास एक बार हुआ ही थी, क्या पता वहीं चली गई हो। जैसे भी हो पहले बारात रोकनी होगी बोज्जू। वो ट्रंक कॉल करने गया। फ़ोन किया तो सर्वेश्वर ही मिला। बड़े मौके से आपका फ़ोन आया, आपने थोड़ी देर में किया होता तो हम चल पड़ते। कहिए क्या आज्ञा है? बस हम चल ही रहे हैं। उत्साह और आनंद फ़ोन की स्वर लहरों में स्पष्ट गूंज रहा था। यही कह रहा था कि अगर हो सके तो अभी ना चलो, इस ट्रेन से नहीं। कर्नल का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। क्या कहते हैं? रिजर्वेशन हो चुका है। मेरे सारे विदेशी मित्र, बाबूजी सब यहीं पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? इस ट्रेन से आने में आपको कैसी आपत्ति है? भावी जमाता का उग्र स्वर फोन पर और भी उग्र लग रहा था। किसी भी ट्रेन से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर अहिल्या एक चिट्ठी लिखकर सहसा कहीं चली गई है। मुझे नहीं, उसे इस विवाह से आपत्ति है। एक बार जाने पर वो सहज में नहीं लौटेगी, मैं उसे जानता हूँ। लग रहा था कर्नल फोन पर ही जोर से रो पड़ेगा। पुत्र के हाथ से इसी बीच पिता ने रिसीवर छीन लिया। क्या बात है पांडे जी? उनकी अदृश्य तीखी मूछें सहसा फोन के आले से निकलकर कर्नल को छेद गईं। कर्नल एक बार फिर सकपका गया। मेरी लड़की आज सुबह से नहीं लौटी, कहीं घूमने गई थी। एक चिट्ठी छोड़ गई है कि वो विवाह नहीं करेगी। अच्छा? शिरोमणि का स्वर घायल सर्प सा फुफकार उठा। कुएं, बावड़ी, तालाब सब में कांटा डलवा दिया? ना हो तो अपनी बंगालिन रखेल से पूछिए, क्या पता उसी ने अपने आंचल में छिपा लिया हो। रिसीवर पटक कर कर्नल धड़धड़ाता अपने कमरे में चला गया। भड़ाक से द्वार भिड़ाकर उसने बोतल निकाल ली। आज पीकर ही वो अपने को खत्म कर लेगा। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर छोकरी जब लौटेगी तो चिता की भस्म भी नहीं पाएगी। पर बुलाने से ही क्या मौत आ जाती है? हवा की तरह पूरे बंगले में यह समाचार फैल गया कि कर्नल की सुंदरी पुत्री बारात आने के 2 दिन पहले किसी के साथ भाग गई है। कोई कहता था किसी मुसलमान के साथ पाकिस्तान चली गई। कोई कहता दिन रात फिरंगियों के साथ घूमती थी, उन्हीं में से एक के साथ विलायत भाग गई। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। कर्नल ने घर से भाग गई पुत्री को ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया। भाई और भाभी, भतीजे और उनकी पत्नियां बोरा बिस्तर बांध कर जाने की तैयारी करने लगे तो उसने आग्रहपूर्वक उन्हें रोकने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। शामियाना उखाड़ दिया गया। हलवाइयों की बड़ी बड़ी कढ़ाई ट्रक में भर भर कर भेज दी गईं। उजाड़ दिखते नंदी के विराट अहाते में धूल उड़ने लगी। लग रहा था किसी सर्कस कंपनी का दल अपने खेमे तंबू उखाड़ कर अभी अभी गया है। कुछ हवा में उड़ती रंगीन झंडियां ही
अपूर्ण महोत्सव की खिल्ली सी उड़ाती उड़ रही थीं। गौर मोहन बाबू खबर पाते ही भागते उपस्थित हुए थे। मित्र की उन्होंने भर्त्सना भी की थी। पढ़ी लिखी लड़की से एक बार पहले ही पूछ लेते तो क्या बदनामी होती? जो भी हो, है तो अपनी ही पुत्री, पता तो लगाना ही होगा। आजकल की लड़कियों का क्या ठिकाना, क्या पता कहीं कूद फांद ही गई हो। एक बार पुलिस को भी खबर देना ठीक होगा। पर कर्नल ने मित्र की एक बात का भी उत्तर न दिया। अहिल्या उनके लिए मर चुकी थी। यदि उसे विवाह नहीं करना था तो पानी की भांति रुपया बहाते पिता को रोका क्यों नहीं? एकदम ही वो किसका सहारा पाकर भड़क गई? जहां तक उन्हें ज्ञात था, अहिल्या की किसी छिछोरे युवक से घनिष्ठता नहीं थी। सर्वेश्वर के विषय में उनके पास एक गुमनाम चिट्ठी अवश्य आई थी कि सर्वेश्वर एक बार किसी एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस के चक्कर में पड़ गया था और गहरी रकम देकर उसके पिता ने उस लड़की से उसका पीछा छुड़वाया था, आदि आदि। पत्र के साथ उस सुंदरी एयर होस्टेस का एक चित्र भी संलग्न था, पर उस पत्र के अहिल्या के हाथ में पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। स्वयं अपने हाथों से पत्र के टुकड़े टुकड़े कर कर्नल ने आग में जला दिया था। हाल ही में उस एयर होस्टेस की किसी हवाई दुर्घटना में मृत्यु का समाचार पढ़ वो और भी निश्चिंत हो गया था। क्या पता उसी गुमनाम व्यक्ति ने एक पत्र अहिल्या के नाम भी भेज दिया हो। जो भी हो, वो अहिल्या को क्षमा करने के पक्ष में नहीं था। मकान को बेच बाज कर वो गौरमोहन का कर्ज अदा कर देगा और मलाया की ओर चल देगा। अहिल्या न भागी होती तो आज का दिन कितने उत्साह का होता, वो मनी मन सोच रहा था। गोधूल बेला में शहनाई की गूंज से नंदी के ओर छोर गूंज रहे होते। शहनाई वादक ने पीलू की करुण स्वर लहरी कर्नल को बजाकर भी सुनाई थी। पूरे बंगले में नीली बत्तियों की झकझक फैली होती। सेहरा और केसरिया पाक संभालता राजकुंवर सा सर्वेश्वर कार से उतरता। खिड़की से द्वार पर बंधा एक तोरण अभी भी झूम रहा था। उसे उतारना शायद मुंशी जी के कारिंदे भूल गए। लाल रेशमी कपड़े में लिपटे गोटे किनारीदार नारियल पर चिपकी हरी लाल पन्नियां रह रहकर फरफरा रही थीं। कलात्मक गेट पर लिपटी जंगली लताएं और हरी हरी पत्तियां मुरझाने लगी थीं। एक मोटा सा मझले कद का व्यक्ति अपनी विराट तोंद को खुजलाता मुंशी जी को अपना हिसाब समझा रहा था। मुंशी ने कर्नल को खिड़की पर देख लिया था। इसी से अपने नमक हलाल होने का चीख चाक कर विज्ञापन सा कर रहा था। हद है बोस बाबू, बिटिया की शादी हुई होती तो मैं साहब से आपको इनाम की बात कहता, पर जब शादी ही नहीं हुई तो आप बताइए किस मुंह से कहूँ। गुस्से से भरभरा कर कर्नल बाहर निकल आया। क्या बात है, दे क्यों नहीं देते इनका इनाम? मुंशी जी, जिसको जो कुछ देना है सब कुछ बेबाक देकर रफा दफा कीजिए। मैं जा रहा हूँ और मेरे लौटने तक यहाँ इनमें से एक भी न रहे। गैरेज से स्वयं ही कार निकाल कर कर्नल दंदनाता बाहर निकल गया। उसके जाते ही बोस बाबू फिर रंग में आ गए। क्या बात है, इन बड़े आदमियों का भी गुस्सा नाक की नोक पर रहता है। लड़की भाग गई है तो हम गरीब आदमियों पर ही बरस पड़े। असल में मुंशी जी, आजकल की छोकरियां अंग्रेजी सिनेमा देखती हैं, बस वही इन्हें ले डूबता है। मेरी दुकान मेट्रो के पास ही है। रोज़ देखता था कर्नल साहब की बिटिया चली आ रही है। कभी साथ में कोई गोरा साहब है, कभी कोई और। पर एक बात है मुंशी जी, जो मज़ा अंग्रेजी फिल्में देखने में है वो हिंदी बंगला में नहीं। बोस बाबू आराम कुर्सी खींच कर बड़े आराम से लेट गए। क्या बॉडी होती है इन अंग्रेज मेमों की। एक पिक्चर हमने भी देखी, एलिजाबेथ टेलर थी मुंशी जी उसमें। अब क्या बताएं तुम्हें, कमर थी कि मुट्ठी में भर लो। सच? 70 वर्ष के मुंशी जी की आंखों में होली का अबीर गुलाल छलक आया। अब के ससुर हम भी देखेंगे। मुंशी जी ने पान की डिबिया निकाली। नोनी बाला के जाने के बाद मुंशी जी के प्रेम का सागर सूख गया। लो प्यारे, पान खाओ। मगही खाता हूँ, बस एक यही शौक है। मुंशी जी ने बड़ी अदा से चुटकी भर जर्दा मुंह में धरा और पीक गुलगुलाने लगे। ऐसा तो मत कहो मुंशी जी, शौक तो तुम्हारे और भी थे। किसी तरह ननी को बुलाओ मुंशी जी, जब से गई बंगला सूना हो गया है। बोस बाबू के मिष्टान से ही मुंशी जी की कृष्णकली रन सिंचित होकर पुष्ट बनी थी। अब क्या आएगी? मुंशी जी ने एक लंबी सांस खींचकर दोनों हाथ सिर के पीछे बांध लिए और शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देखकर कहने लगे, सोना उसी दरबान से शादी वादी करने वाली है। छपरा जिला में उसकी कुछ बीघा जमीन थी, उसी का बड़ा गुमान था ससुर को। देखो भगवान ने चाहा तो उससे भी आला ननी वाला आएगी, पर दूसरी नोनी लाने का स्वप्न अधूरा ही रहा। दूसरे दिन कर्नल से मिलने गौरमोहन बाबू आए तो वो मलाया जा चुका था। तीसरे दिन की यात्रा ने अहिल्या की सारी शक्ति निचोड़ दी थी। पहाड़ के लंबे विचित्र घुमावदार मोड़ों से उसका माथा चकराने लगा था। बस ने उसे बसंती के ननिहाल के गांव की सीमा पर उतार दिया तो वो कुछ देर तक दुविधा में ही खड़ी रही। जिस दुस्साहस से वो घर से भाग कर चली आई थी,
वो धीरे धीरे कपूर की सुगंध की भांति उड़ता जा रहा था। जी में आ रहा था कि लौट जाए। बसंती क्या कहेगी, जिया जी और स्वयं राजू। विवाह के दिन पिता की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाकर भागने वाली झक्की लड़की, जिसे दिखा दिखा कर लोग कहेंगे यही है कर्नल साहब की पुत्री, विवाह के दिन घर से भाग गई थी। समाज से, आत्मीय स्वजनों से दूर भाग जाने की इच्छा तीव्रतर होते ही उसकी आंखों के आगे नंदी का तापसी चेहरा तैर गया। अभी तक इतनी सीधी सी बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। रात भर वो नुक्कड़ की चाय की दुकान पर सो रहेगी और पौ फटते ही चल पड़ेगी। एक बार आश्रम में पहुंचने पर फिर उसे कोई चिंता नहीं रहेगी। जहाँ के पावन वातावरण में उसकी माँ के दग्ध हृदय को शांति मिली थी, वहीं वो भी अपना मुंह छिपा लेगी। तेजी से कदम बढ़ाती वो पहाड़ों की परिक्रमा सी करती चली जा रही थी। ओहो साली जीव, मान गए हम तुम्हारी चाल को। घंटे भर से हम बस स्टैंड पर इंतजार करते रहे, पर हो तो आखिर ब्याह की दुल्हन। लगता है घूंघट निकाल कर हमारी आंखों में धूल झोंक गई। धरणीधर ने न जाने कहाँ से कूदकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके कंधे से झूलती दोनाली बंदूक कूदने से अभी भी हिल रही थी। अहिल्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखें धरणीधर के उत्फुल्ल चेहरे पर टिकाए अवाक खड़ी थी। क्यों, क्या पहचान नहीं रही हो साली जीव? आपको कैसे पता था कि मैं आज आ रही हूँ? अहिल्या ने ऐसे लहजे में पूछा जैसे वो प्रश्न धरणीधर से नहीं, स्वयं अपने से ही पूछ रही हो। हमारी सास जी ने तार कर दिया था। अच्छा चलो, अब बातें फिर होंगी। बसंती को मैंने कुछ भी नहीं बतलाया, शिकार का बहाना बनाकर ही निकल आया था। नहीं जीजा जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे आश्रम जाने दीजिए। अहिल्या ने गिड़गिड़ाकर हाथ छुड़ाने की चेष्टा की। वाह जी वाह! धरणीधर ने अपनी मजबूत पकड़ की हथकड़ियों में अहिल्या को कस लिया। आश्रम जाओगी, खूब कही। विवाह का लग्न 9 बजे का है, 8 बज गए हैं। अभी तुम्हें घर पहुंचाकर कुबड़े पांडे को लेने जाना है। अहिल्या उसकी पहेली समझ नहीं पा रही थी, पर गहरे जल में बहते तिनके की भांति वो बहती जा रही थी। बसंती की ननिहाल के द्वार पर पहुंचते ही धरणीधर ने हाक लगाई, बसंती द्वार खोलो। बहादुर को पिछले महीने बाग ले गया, इसी से फिलहाल बसंती ही चौकीदारी कर रही है। मिट्टी का तेल भी आजकल इस गांव में अप्राप्य है, शायद टॉर्च ढूंढ रही होगी। धरणीधर अभी भी अहिल्या का हाथ पकड़कर खड़ा था। पति का कंठस्वर सुनकर बसंती भागती आ गई। कहिए, कुछ शिकार मिला? आज तो कुछ सब्जी भी नहीं है। वो पति की ओट में खड़ी अहिल्या को पहले देख नहीं पाई। अरे भाई, बड़ा तगड़ा शिकार है, बड़ी कठिनाई से निशाना लगा। वो तो अचूक निशाना है मेरा, इसी से चूका नहीं। हाय सच, देखूं? कहकर मुखरा बसंती पति के पास सरक आई और टॉर्च जलाते ही सहम कर एक क्षण खड़ी रही। दूसरे ही पल वो अहिल्या से लिपट गई। तू कैसे आ गई, बता? वो कभी पति को झकझोर रही थी, कभी अविश्वास से बार बार टॉर्च जलाकर अहिल्या को देखती उसका हाथ हिला हिला कर पूछ रही थी, और तेरा तो आज ब्याह था अहिल्या? अचानक वो सपने से जगी हो ऐसे अचकचा कर पूछ बैठी। ब्याह तो आज ही है, चलो तो भीतर। पहले कुछ सूखी घास फूस जलाकर उजाला करो। अंधेरे में अपनी बहन का स्वागत कैसे करोगी? बसंती भागकर एक बड़ा सा लैंप ले आई। आज बद्री कक्का से 2 बोतल ले आई थी। चलिए, आमा कई बार आपको पूछ चुकी हैं। हर कदम के साथ अहिल्या का धड़कता हृदय उछलकर मुंह को आ रहा था। जंगली प्रिमरोज की खुशबू से आमा का विचित्र कक्ष महक रहा था। रात की रानी का एक गुच्छा चांदी के लोटे में डुबाकर आमा सूंघती, हिल हिल कर कुछ पाठ सा कर रही थी। देखो आमा, तुम्हारी बहू को पकड़ ही लाया। धरणीधर ने अहिल्या को उनके पास धम से बिठा दिया। ठीक तो कह रहा है, बहू ही तो है। क्यों री, क्या बीमार पति की भी तुझे चिंता नहीं थी? ऐसी निठल्ली बहू तो मैंने कोई नहीं देखी। मायका किसको प्यारा नहीं होता? मुझे क्या नेपाल की याद नहीं आती? मेरा रामरो नेपाल, रामरो नेपाल, अर्थात मेरा सुंदर नेपाल, कहती वे फिर हिल हिल कर विचित्र भाषा में अहिल्या को फटकारने लगीं। ओ तुम्हारी लिंग्विस्ट आमा फिर मूड में आ गई। राजू कहाँ है बसंती? ऊपर छज्जे पर कुछ पढ़ रहे थे, बुला लाऊं? बसंती उठ गई। नहीं, तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो। भोली पत्नी को ऐसी बातें कम समझ में आती थी। अपने नए षड्यंत्र में उसे बसंती के ही सहयोग की विशेष आवश्यकता थी। देखो, मैं कुबड़े पांडे को पीठ पर लेकर आता हूँ, इतनी रात को घोड़ा मिलेगा नहीं। तुम अभी राजू से कुछ मत कहना, इसी लगन में अहिल्या को बांधना होगा। हाय राम, कैसे बांधना होगा? क्या कह रहे हैं आप? बसंती कुछ भी नहीं समझी। अपने मूर्खतापूर्ण प्रश्न से उसने पति को खिंचा दिया। अम्मा यार, बोर हो तुम। झुंझलाकर वो बाहर चला गया। थोड़ी देर में ही पंगु कुबड़े पांडे को पीठ पर लाद कर लौट आया। उसकी गठरी नीचे रखकर उन्हें अहिल्या के पास ही उतार कर पसीना पोंछने लगा।
यार पांडे जी, खूब प्रेम से खिलाया यजमानों ने तुम्हें। 2 मन से कम तो क्या हो गए गुरु। लो अब चटपट निपटा दो रस्म। ये मेरी साली है और साले को भी लाता हूँ। दोनों का ब्याह बस चुटकियों में कर दो। राम राम, ऐसा अधर्म काम गजाधर पांडे नहीं करता। कहता है साली और साले का ब्याह। क्यों, हंसी खेल है? न पूजा की सामग्री, न कन्या पक्ष का पुरोहित, न वेदी, न हवन सामग्री, और फिर भाई बहन का ब्याह कराने गजाधर पांडे ही रह गया था छोकरे। पंडित जी का कुबड़ क्रोध की तरंगों से उठ उठ कर गिर रहा था। पंडित जी, चरण छूता हूँ। धरणीधर ने गिड़गिड़ा कर दोनों हाथ जोड़कर सचमुच उनके पैर पकड़ लिए। दक्षिणा डबल दूंगा, ये लीजिए, कहकर उसने 100-100 के 2 नोट पंडित जी को पकड़ा दिए। इतनी मोटी रकम की फीस पंडित जी के बाप दादों को भी नहीं मिली थी। साली है पत्नी के चाचा की लड़की और साला है पत्नी के मामा का पुत्र। इसी से दोनों में आपसी कोई रिश्ता नहीं है। ये लीजिए, वर राजा स्वयं ही पधार गए हैं। हो हल्ला सुनकर राजू हाथ की पुस्तक लिए ही नीचे उतर आया था और आश्चर्य से कुबड़े पांडे और धरणीधर का विचित्र वार्तालाप सुन रहा था। बसंती दोनों आंखें फाड़े पति का तर्कपूर्ण प्रस्ताव बड़े ध्यान से सुनती अहिल्या को ढूंढने लगी, पर अहिल्या न जाने कब उठकर भीतर चली गई थी। आओ आओ बैठो, खींचकर राजू को आमा के पास बैठा धरणीधर दोनों हाथ जोड़कर कुबड़े पांडे के पास बैठ गया। हाँ, आज्ञा दीजिए पंडित जी, क्या क्या ले आऊं? फूल, अक्षत, रोली, बस शॉर्टकट कीजिए पंडित जी। दान दक्षिणा की कोई चिंता मत कीजिएगा। जाओ जी, कन्या को ले आओ। बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में उसने बसंती को आदेश दिया। क्या बात है आखिर? राजू का प्रश्न अनसुना कर धरणीधर उठ गया। बसंती अहिल्या के पास जाने का साहस नहीं बटोर पाई थी। हाथ बांधे सिर झुकाए वो खड़ी ही रही। क्यों नहीं लाई? अच्छा, मैं जाता हूँ, कहकर वो अहिल्या को बाहर खींच लाया। हाँ करिए श्री गणेश पंडित जी। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी ने विचित्र विवाह के लिए अपने तर्क वितर्कों की पोटली समेट कर जेब में धर ली थी। ओह, इसका तो ध्यान ही नहीं रहा। चलिए हम करेंगे कन्यादान। पालती मारकर वो सचमुच ही गंभीर बनकर अहिल्या के पास खिसक आया। पति के नए प्रहसन में बसंती को बड़ा आनंद आ रहा था। हाय राम, देखिए तो इन्हें। उसने आमा को ठसकाया और आमा जैसे इसी के लिए रुकी थी। क्या मजाक हो रहा है जावेद जी? 7 फेरे तो हो चुके थे इसके, अब क्या 14 फेरे होंगे? पागल हो गए हो क्या? पंडित जी ने बड़े सुरीले स्वर में शास्त्रोच्चार आरंभ किया था। आमा की बात सुनकर रुक गए। क्यों, क्या सचमुच इनकी शादी हो चुकी है? क्या मुझे बनाने यहाँ आया है छोकरे? उनकी सफ़ेद मूछें क्रोध से सतर हो गईं। आहा पांडे जी, आप भी लगे हैं इनकी बातों में। आमा को आप जानते नहीं क्या? धीरे से वो कान के पास आकर फुसफुसाया। अफीम की पिनक में है गुरु, तुम चलाओ धड़ाधड़ स्पीड। क्या कह रहे हो, मैं पूछती हूँ। आमा खड़ी हो गई। मैं ये मजाक नहीं होने दूंगी। आहा आमा, धरणीधर ने आमा को पकड़कर बिठा दिया। देखो, दुश्मन की गोली से बचकर घर लौटा है राजू। दूसरा जन्म हुआ है। ऐसे में सब कर्म फिर मनाए जाते हैं। पहले जन्म दिवस मनाया, फिर जनेऊ हुआ, अब फिर उसी बहू से ब्याह हो रहा है। और एक बात है आमा, वो बड़ी नरम आवाज में शब्दों को चबा चबा कर कहने लगा। बुरा मत मानना, पर तुम्हारी बहू भगोड़ी है, कहीं फिर ना भाग जाए। इसी से 14 फेरे फिरवा दिए। खूब बढ़िया मंत्र पढ़कर कहीं गांठ बांधना गुरु, अब के न भागे। शादी के दिन भाग जाने की कुटैव है इसमें। हाँ, हो 14 फेरे, क्या बात कही है जावेद जी। रुको पंडित, जारी वसली भागकर मेरा जामदानी दुपट्टा लिया, झूमर लिया, रुपयों की माला, सब कुछ लिया। शादी ब्याह क्या ऐसा धोती में होता है? राजू के हाथ में दबी किताब के पन्ने फटे जा रहे थे। उसके पैर का अंगूठा ही एक बार अहिल्या को दिख गया और वो गिर पड़ी थी। बहुत दिनों से बंद बक्स में जंग लगे ताले खोलकर बसंती आमा का लाल बनारसी दुपट्टा ले आई। अहिल्या को अपने हाथों से गहनों से सजाकर आमा ने लाल दुपट्टे का घूंघट खींच दिया। बत्ती जलाओ ना सब, झाड़ फानूस जला दो। आज तो ईश्वर ने ही बत्ती जला दी है मालकिन, लो, कहकर मद्दा ने सब खिड़कियां खोल दी। पूर्णिमा की थाल भर चांदनी पूरे कमरे में फैल गई। शुभ्र ललाट पर लटके झूमर के मोती चांदनी में चमक उठे। पांडे जी के संस्कृत के श्लोकों की आवृत्ति के बीच आमा एक बार फिर ठठाकर हंस पड़ी। क्या बात कह गए जावेद जी, 14 फेरे लगने पर बहू नहीं भागेगी? हा 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 हा। आमा का राशिभूत अट्टहास संस्कृत के मधुर विवाह मंत्रों के बीच रह रहकर गूंजने लगा। 14 फेरे, हा हा हा, 14 फेरे। अभी आप सुन रहे थे गौरा पंचशिवानी जी का लिखा हुआ अविस्मरणीय और कालजयी उपन्यास 14 फेरे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही पाठकों ने शिवानी जी को अपने सिर आंखों पे, अपने पलकों पे बिठा लिया था और
यश और ख्याति की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इसी उपन्यास ने उनको हिंदी साहित्य और हिंदी लेखन में भी स्थापित कर दिया था। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा तैयार की गई 14 फेरे की ये ऑडियो बुक आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।